हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी फ्रेंड एंड एजुकेटर संजना। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आंसर, यानी कि वो क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ बोर्ड्स, जिसको करने के बाद ना आपके बोर्ड्स में 80 आउट ऑफ 80 एकदम गारंटेड है। क्योंकि इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में जो 1 मार्कर क्वेश्चंस है जो एग्जाम में एमसीक्यू के वे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बीच बीच में से बताती रहूंगी ताकि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। और वो बच्चे भी जिनको अभी भी लग रहा है दैट यार कुछ पढ़ाई नहीं करी है, पेपर कैसे देंगे, चिंता ना करो, तुम्हारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सिर्फ इनको कर लो क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे शुरुआत इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से। चलो जी, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक्सप्लेन द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। यानी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे 1991 में, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी नीड क्यों थी, उसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। चलो पहले ये देख लेते हैं। तो 1991 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये तो हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन यही हो गए दो, दैट हमारे पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलो अब आते हैं दैट हमें उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें रिफॉर्म्स लाने क्यों पड़े थे। देखो 1991 के टाइम पर ना हमारी इकोनॉमी बड़े ख़राब हालातों में थी, एकदम तहलका मच रखा था। और हमें कुछ ऐसे बदलाव की ज़रूरत थी ताकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको एक बूस्ट मिल सके। और वो काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ ने, एलपीजी ने। चलो जी, आप देखते हैं इसकी नीड क्या थी। सबसे पहले नीड तो इसकी इसीलिए थी कि जो हमारा बीओपी था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा था। अब ये जान लो बीओपी क्या होता है। देखो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि जो सामान हम बाहर से खरीद रहे हैं और जो हम अपना प्रोडक्ट बाहर सेल कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, तुम्हारा बीओपी आ जाएगा। ठीक है, देखो कोई भी कंट्री अगर बाहर की चीज़ों को खरीद ज़्यादा रहा है और अपने देश के प्रोडक्ट को दूसरों की कंट्रीज़ में कम सेल कर रहा है, कम क्वांटिटी में बेच रहा है, तो वो लॉस में जाता है, उसी को होता है बीओपी। तो उस टाइम में 1991 में हमारे देश के हालात भी ऐसे ही थे दैट हमारी गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्ट पे बहुत सारा पैसा लगा दिया था ताकि हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली मार्केट में उतरे, मार्केट में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इंडियन प्रोडक्ट सेल हो, हमारी मार्केट रेंज बढ़े। बट स्टिल हमारे देश के जो एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कमी थी, वो मार्केट क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारा बीओपी है ना वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। यानी कि हम फॉरेन कंट्री से सामान तो बहुत हैवी क्वांटिटी में मंगा रहे थे, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज़ को उतने हैवी क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से जो हमारा बीओपी है वो कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव होता जा रहा था और वो बढ़ता जा रहा था। चलो जी, सबसे पहले पॉइंट तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। और वो ऐसा क्यों हो रहा था? देखो 1991 में ना हमारे हालात कुछ खास ठीक थे नहीं, लेकिन अब हालात ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में खर्च नहीं होगा। अब देखो थोड़े छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा घर है, हमारे घर में काफ़ी बार क्या होता है दैट पापा की सैलरी आती है तो सब कुछ होता है। अब मान लो किसी मंथ में पापा की सैलरी थोड़ी डिले हो गई, थोड़ा लेट हो गया, तो इट मीन्स ये थोड़ी है कि घर के खर्चे नहीं चलेंगे, घर के खर्चे तो चलेंगे ही। तो उस टाइम पे क्या करते हैं पेरेंट्स? कहीं से रिलेटिव से हेल्प ले लेते हैं, बैंक से हेल्प ले लेते हैं। उस टाइम पे हम किसी और से हेल्प लेके अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था दैट हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता इसीलिए जा रहा था दैट हमारी इकोनॉमी से ना हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा था कि हम लोग अपने देश का खर्च चला सके। इस वजह से हमें लोन लेना पड़ता था, बोरोइंग्स लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था वो बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि चलो एक बार हमने लोन लिया, हमने लोन ये सोच के लिया दैट ये लोन का पैसा ना हम अपने देश में लगाएंगे और उसके बाद जो हमें बेनिफिट होगा ना उससे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका देंगे। अब हमने लोन तो ये सोच के लिया था और देश में लगा भी दिया, लेकिन देश में अलग अलग खर्चे होते हैं ना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे खर्च करना होता है, हमें मिनिस्टर्स की सैलरी देनी होती है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो लोन एक तो हमने लिया दैट हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा ताकि इकोनॉमी वगैरह इंक्रीज़ हो, बट जिस मकसद से लिया था
वो तो उस लेवल तक फुलफिल नहीं हो पा रहा था, उल्टा हमारे ऊपर एक और बर्डन पड़ गया दैट हमें इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चुकाना है ना। एंड अब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चुकाने के लिए हमें दोबारा लोन लेना पड़ेगा। यानी कि देख रहे हो हम लोग एक डेप्थ ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, यानी कि एक कर्ज जाल में फंसते जा रहे हैं, यानी कि एक लोन को चुकाने के लिए हमें दोबारा लोन लेना पड़ रहा है। और इसी कॉन्टिन्यूसली जो हम ये हरकत कर रहे हैं ना, बार बार बोरिंग्स ले रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ने लग गया था। ठीक है, इनफैक्ट 1991 में हमारी इकोनॉमी इस लेवल तक डाउन हो गई थी दैट हमारी कंट्री को IMF से लोन लेने के लिए 7 बिलियन का लोन लेने के लिए अपना सारा गोल्ड रिजर्व्स उनके यहाँ गिरवी रखना पड़ा था। देख रहे हो क्या क्या हो रहा था 1991 में। चलो उस टाइम तो तुम लोग पैदा भी नहीं होगे ना, है ना, तुम तो जेनजी हो, 2006-7 वाले बच्चे हैं सारे। लेकिन देख रहे हो 1991 में कितना कुछ हो गया था। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, वो है दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो सरकारी चीज़ें थी, जो सरकारी संस्थान थे, वहाँ पे ना गवर्नमेंट ने भर भर के पैसा लगा रहा था, मतलब सेवरल करोड़ 1000 रुपीज़ लगा रखे थे उस प्रोजेक्ट्स में। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उसमें भारी मात्रा में सरकार ने पैसा लगा दिया था। लेकिन शुरुआत में तो ये बड़ा अच्छा काम दिखा रहे थे, गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जो मतलब पेस था ना, स्पीड थी, वो रिड्यूस होने लग गई। वो उस अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था। चलो जी, तीसरी पॉइंट भी हमने पढ़ ली। पहला तो हमारा क्या था दैट हमारा जो BOP है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। दूसरा, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा था। तीसरा, हम लोगों ने क्या जान लिया दैट जो हमारे PSU थे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, वो भाई नहीं अच्छा प्रॉफिट ला के दे रहे थे ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक तरीके से उन्हीं पर प्रेशर बन रहा था दैट यार हम लोगों ने इतना सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, ऊपर से हम लोगों को पैसा वापस भी नहीं आ रहा है। तो ये मेन रीजंस थे जिसके वजह से जो हमारी 1991 की रिफॉर्म्स आई वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चौथा भी जान लो। फोर्थ था हमारा दैट उस टाइम पे ना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे, यानी कि जो पैसा देके हम बाहर से सामान मंगाते हैं ना, उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बोलते हैं। अभी के लिए ये समझ लो, बाकी इसके ऊपर मैंने पूरा चैप्टर करवाया है, तो आराम से जाके वो चैप्टर देख सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था, यानी कि जो पैसे देकर हम बाहर की चीज़ों को, मतलब बाहर के देश के सामान को खरीद रहे थे ना, वो भी हमारे पास कुछ नहीं बचा था। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस लेवल तक गिर गया था दैट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का बिल देने का ही पैसा बचा था, वो भी नहीं बचा था हमारे पास। मतलब अगर हमने 10 दिन के बिल दे दिया ना, तो 11वें दिन हमारे पास वो रिजर्व ही नहीं बचेगा, वो रिजर्व रहेगा ही नहीं कि हम 11वें दिन कोई और सामान दूसरे देश से खरीद सके। तो ये 4 मेन रीजंस है। चलो मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा दैट जो हमारा BOP था वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था, यानी कि हम दूसरे देश से सामान तो बहुत हैवी क्वांटिटी में मंगा रहे थे, बट उस क्वांटिटी में अपने देश का सामान दूसरे देश को नहीं बेच पा रहे थे। दूसरा, जो हमारा फिस्कल रेट था वो भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था, यानी कि हम दूसरे देश से कॉन्टिन्यूसली लोन लेते जा रहे थे और हमें दूसरे देशों से कॉन्टिन्यूसली पैसा लेना पड़ रहा था, बोरोइंग्स लेनी पड़ रही थी, तो वो भी हमारा बढ़ता जा रहा था। तीसरा क्या था, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, यानी कि वो भी हमारे पास नहीं बची थी। तो इसकी वजह से भी हमारी मतलब हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था, है ना। जो हमारी फॉरेन रिजर्व्स थी वो भी गिर गई थी, और किस लेवल पे गिर गई थी कि हमारे पे सिर्फ 10 दिन का सामान मंगाने का पैसा बचा था। 11वें दिन अगर हम कुछ मंगाते तो हमारे पास पैसा नहीं था, किससे मंगाते, है ना। और चौथा हमारा क्या था कि जो हमारी PSU थी, यानी कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था, लेकिन वो उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो उनका पैसा था ना वो उनको डूबता हुआ नजर आ रहा था। चलो जी, ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसमें मैंने आपको 1 मार्कर भी बता दिया दैट 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलो जी, देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में इतना सब कुछ निपटा दिया हम लोगों ने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वर द अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलो जी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था। बुक में एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है, बुक में मतलब एग्जैक्टली कोई ईयर नहीं मैंशनड है, वो 60s करके काम चला लेते हैं, तो हम भी 60s ही लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि आप लोग की बुक में भी 1960s करके दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे दैट सबसे पहले हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का फेस लिखेंगे, वो क्या था 1960s। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था पहले वो भी जान लो। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा रेवोल्यूशन था,
एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमारे देश के में ना क्रॉप प्रोडक्शन को, यानी कि मतलब हम लोग जो खेती कर रहे थे उसके प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। स्पेशली किसको? व्हीट एंड राइस को, यानी कि गेहूं और चावलों की जो फसलें थी ना उनमें बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो गया था, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो किस वजह से बढ़ी थी? ड्यू टू HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसकी वजह से। और इसका दूसरा नाम क्या है? मिरेकल सीड्स। ठीक है, तो 1960s में जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो हमने HYV सीड्स या फिर मिरेकल सीड्स यूज़ करे थे, जिसकी वजह से जो हमारे गेहूं चावल का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जान लेते हैं इसकी अचीवमेंट्स क्या थी और इसकी लिमिटेशन क्या थी। तो इसकी लिमिटेशंस देखो, सबसे बड़ी तो इसकी लिमिटेशन ये थी दैट ना जो HYV सीड्स थे हमारे, वो क्या करती थी? HYV सीड्स ना होते तो बड़े अच्छे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन उसमें ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, वो पेस्ट अटैक इजीली हो जाता है उस पर। और उस टाइम पर ना, मतलब आज के डेट में तो पेस्टिसाइड्स वगैरह उस टाइम में भी मिल जाते थे, बट स्टिल लोगों के लिए ना HYV सीड्स बहुत न्यू था। उन लोगों को उतना पता नहीं था दैट अगर इसमें कीड़े लग गए तो हम इन कीड़ों को कैसे मारेंगे, क्योंकि सीड्स का यूज़ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था 1960s के टाइम पर। मिरेकल सीड्स का प्रोडक्शन करके हम जो इंक्रीज़ करे थे वो ऐसा फर्स्ट टाइम पे करे थे, इस वजह से बहुत सारे लोग ना घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि जो फसलों में ना कीड़े लगने की जो मतलब कीड़े ना बहुत जल्दी लग जाते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ आप मिरेकल सीड्स डालोगे वहाँ पे इसके लगने के चांसेस बढ़ जाते थे। और अगर एक बार फसल में कीड़े लग गए तो मतलब किसान ने जितनी भी मेहनत की है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। उसने जितना भी पैसा लगाया है, जितनी मेहनत लगाई है, सब कुछ ख़त्म होने के फुल चांसेस थे, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट अटैक की वजह से। तो पहला लिमिटेशन तो हमारा यही हो गया दैट उसमें पेस्ट अटैक का रिस्क जो था वो बहुत ईजी था और बहुत हाई था। ठीक है, सेकंड चीज़ पढ़ते हैं। सेकंड था हमारा दैट यार ग्रीन रेवोल्यूशन है ना कहीं जो हाई मतलब जो रिच फार्मर यानी कि जो बड़े किसान और पुअर फार्मर यानी कि जो गरीब किसान थे उनके बीच का जो डिफरेंस था ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। कैसे इंक्रीज कर दिया था? देखो, रिच फार्मर यानी कि जो बड़े किसान थे, अगर वो लोग पैसा लगा के मिरेकल सीड्स को लगा के अपने खेत में यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनका चलो नुकसान हो गया, कीड़े लग गए, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा ना, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी गरीब किसान ने मिरेकल सीड का यूज़ करा है और उसमें कीड़े लग गए या फिर किसी भी कारण वो नहीं अच्छी ग्रोथ कर पाया, तो गरीब किसान उसका क्या था? उसका सब कुछ वो खो सकता था। इसी रिस्क की वजह से जो पुअर एंड रिच फार्मर्स का जो डिफरेंस था ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था 1960s के टाइम पर, और ये भी इसका एक लिमिटेशन था। तो हम लोगों ने लिमिटेशंस दोनों रीड कर ली। अब आ जाओ इसकी अचीवमेंट्स पे। तो इसकी पहली अचीवमेंट थी कि ये मार्केट सरप्लस क्रिएट कर दिया था, यानी कि लोगों ने ना सेल्फ कंजप्शन के लिए भी चीज़ रखी, प्लस जो प्रोडक्शन उनका बच गया वो ले जाके मार्केट में सेल कर दिया। यानी कि प्रोडक्शन जो मतलब इतनी अच्छी हुई थी ना गेहूं चावल की प्रोडक्शन, दैट लोगों ने कहा दैट यार मेरे घर में 5 किलो गेहूं यूज़ होगा तो मैं 5 किलो रख सकता हूं और बाकी जो बच गया वो जाके मैं मार्केट में सेल कर दूं। इसी हालात को बोलते हैं मार्केट सरप्लस या फिर मार्केटेबल सरप्लस, दोनों लिखो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले पॉइंट हो गया दैट लोगों ने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी रखा, प्लस मार्केट में जाके अपने प्रोडक्शन को सेल कर दिया कि लो यार पैसे भी कमा रहे हैं, अपने लिए भी रख रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा था दैट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बनाने शुरू कर दिए थे। क्यों बनाने शुरू कर दिए थे और ये बफर स्टॉक क्या होता है वो भी जान लो। देखो, बफर स्टॉक ना बेसिकली एक ऐसा स्टॉक होता है जो गवर्नमेंट रखती है ताकि वो लोग भूखमरी, बाढ़ या फिर सूखे के हालात में जो गेहूं चावल जैसी चीज़ें होती है ना उनको स्टोर करके रखती हैं। क्यों? ताकि ऐसी हालातों में उनको यूज़ करा जा सके, लोगों तक उनको पहुंचाया जा सके। तो जैसे ही मार्केट सरप्लस हुआ, यानी कि सरकार ने देखा दैट यार लोग अपने यहाँ का प्रोडक्शन मार्केट में ला के बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दें। यानी कि जो गेहूं चावल की क्वांटिटी है उसको रखना, गोडाउन में स्टोर करके रखने लग जाए, ताकि उन सबको हम लोग बुरे टाइम में यूज़ कर पाए, जैसे भूखमरी, बाढ़, सूखे जैसे हालातों में लोगों की मदद करी जा सके उस टाइम पे। तो पहला तो मार्केटेबल सरप्लस कर दिया हम लोगों ने, दूसरा क्या कर दिया? बफर स्टॉक बनाने लग गए ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। तीसरा ये था दैट यार मार्केट में इतनी ज़्यादा लोगों ने गेहूं चावल बेचा ना दैट मार्केट सरप्लस तो था ही, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला दैट यार मार्केट में इतनी क्वांटिटी है इन चीज़ों की, तो क्यों ना इनके रेट गिरा दिए जाए, है ना। यानी कि मार्केट में यार
अच्छा खासा क्वांटिटी है, तो अब ना इसका प्राइस गिरा देते हैं हम लोग, इसको कम रेटों में गरीब लोगों को बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? देखो, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो अपनी इनकम का मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो खाने पीने की चीज़ों में, यानी कि बेसिकली जो डेली बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, उसी पर खर्च करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर हम गेहूँ चावल जैसी चीज़ें इनको कम रेट में देंगे तो ये लोग अपना पैसा बचा पाएंगे और इसका फ़ायदा गरीब लोगों को होगा। तो उन्होंने वही करा। दैट यार, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ना जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें होती है, जो खाने पीने की चीज़ें होती है, गेहूँ चावल ऐसी चीज़ें जो होती हैं, उसके प्राइजेस को लो कर दिया था, जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे उसको ईजिली अफोर्ड कर पा रहे थे और उनका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसे थे वो उसमें बच रहे थे, वो उसको किसी और चीज़ में लगा पा रहे थे, जैसे एजुकेशन या फिर हेल्थ जैसी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा उस जगह से बचने लगा था। चलो जी, ये हम लोगों ने क्या देख लिया, दैट 1960s में ये आया। HYV सीड्स और मिरेकल सीड्स को यूज़ करने के बाद जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। लिमिटेशन क्या है? दैट यार पेस्ट अटैक इजीली हो जाता है। सेकंड, दैट यार हाई क्लास फार्मर्स एंड जो पुअर क्लास फार्मर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने। यहाँ पे आ जाते हैं इसके अचीवमेंट्स में। पहला तो मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाने लग गई ताकि मुसीबत के टाइम पर उन सारे प्रोडक्शन को यूज़ किया जा सके। तीसरा पॉइंट क्या था? दैट पुअर लोगों के लिए ना बहुत ईजी हो गया था, पुअर पीपल की इससे बहुत हेल्प हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें सस्ते रेटों पर मिलने लगी थी। चलो जी, ये हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में निपटा लिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जो कि है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अ नंबर ऑफ सोशियो स्टेट लिस्ट एनी 3 सच इंडिकेटर दैट लेड टू द वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। चलो जी, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है दैट यार कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि वो पीरियड जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, उस टाइम पे जो इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन है ना वो बड़ा ख़राब था। हम सबको पता है ख़राब था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमसे प्रूफ मांग रखा है, एविडेंस बोल रहे हैं, दैट सबूत दो। और सबूत में उन्होंने क्या मांगा है? 3 ऐसे इंडिकेटर जिससे ये बात साबित होती है दैट हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन बड़ी ख़राब थी। बता देते हैं इन्हें 3 इंडिकेटर्स जिसकी वजह से हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन इतनी ख़राब थी। चलो, सबसे पहला इंडिकेटर तो हो गया हमारा लिटरेसी रेट। देखो, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत कम था, मतलब इतना ज़्यादा कम था ना दैट तुम सोच भी नहीं सकते। दैट इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था, सिर्फ और सिर्फ 16%। ये ओवरऑल लिटरेसी रेट था इंडिया का। अगर मैं इसमें से फीमेल लिटरेसी रेट निकालूँ ना तो वो इवन लेसर देन 7% था, यानी कि वो पूरा 7% भी नहीं था। ये हमने एस्टिमेटेड वैल्यू ले रखी है, एस्टिमेट कर रखा है, वो लेसर देन 7% था। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारा कम था उस टाइम पर। और देन हम बात करते हैं हमारे सेकंड इंडिकेटर की। देखो, सेकंड इंडिकेटर है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है कोई भी एक इंसान कितने सालों तक जी सकता है। तो अब तुम लोग सोच रहे होंगे दैट दीदी पुराने ज़माने में तो लोग लंबे टाइम तक जीते थे, 100-120 साल तक, तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट तो अच्छा हो गई। गलत सोच रहे हो तुम लोग, कहीं हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छा नहीं था। मतलब कॉलोनियल पीरियड में ना इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स का था। इमेजिन, 32 ईयर्स का था, यानी कि हम लोग कहीं 100-200-100-120 साल नहीं जी रहे हैं, हम सिर्फ 32 साल जी पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं सी थी, ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर ही नहीं रही थी। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे दैट वो ये सब कुछ करें। वो पैसा कहाँ लगा रहे थे? जहाँ से उनको पैसा आ रहा था, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था ना दैट हमारे देश को लूटना है। तो वो हमारे देश के लोगों पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे, खर्चा क्यों करेंगे? इसीलिए उन्होंने हेल्थ केयर जैसी बेसिक चीज़ों पर भी इन्वेस्ट नहीं करा, और उसी का नतीजा ये था दैट हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स का था। आज की डेट में ये 67 ईयर्स है। देख लो कितना इम्प्रूव करा है हमने, बट स्टिल अभी भी इसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। थर्ड इंडिकेटर भी जान लो, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एक बच्चा 1 साल की उम्र, मतलब 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही मर जाता था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया गया ना, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं की जाती थी। हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थे। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना तो उसमें से 600-700 बच्चे मर जाते थे। मतलब इतनी बुरी कंडीशंस थी हमारे देश की, और यही इंडिकेटर है जिससे ये बात प्रूव होती है। ये 3 इंडिकेटर लिख के आना, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। और इंडिकेटर जान लें तो और इंडिकेटर मैं बता देती हूँ। हमारे देश का डेथ रेट बहुत हाई था, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे।
लोगों, और मरने का रीज़न क्या था, दैट यार बीमारियां बहुत जल्दी फैल जाती थी। बीमारियों को रोकने के लिए या फिर बीमारी की रोकथाम के लिए कैंपेन्स या फिर लोगों को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती थी। टीवी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां बहुत जल्दी हमारे देश में फैल गई थी। उसका रीज़न ही यही था, लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी थी, लैक ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों में फैल रही थी। और हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था कि लोगों को हेल्थ केयर जैसी चीज़ों के बारे में बताया जाए, अवेयर किया जाए। इसी की वजह से जो हमारा डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये मैंने तुम लोगों को 4 इंडिकेटर के ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से कोई से भी 3 लेके आना, पूरे नंबर मिलेंगे। चलो, तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वन चाइल्ड पॉलिसी हेल्प चाइना इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन बट इट ऑल्सो लेड टू द सेवरल प्रॉब्लम इन चाइना। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो अच्छी पॉलिसी है ना दीदी, एक ही बच्चा होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, हमारे देश को भी करना चाहिए क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी कितनी हाई हो गई है यार। अब तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी पॉपुलेशन हाई कर रखी है हम लोगों ने, है ना। पहले चाइना फर्स्ट पे आता था, आजकल इंडिया फर्स्ट में है। चलो, किसी चीज़ में तो फर्स्ट है इंडिया, वैसे अच्छी चीज़ नहीं है यार। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना, रिसोर्सेज पे बर्डन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, रिसोर्सेज पे भी बर्डन पड़ेगा, एज वेल एज हमारी गवर्नमेंट पे भी बर्डन पड़ेगा। किस चीज़ का? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का बर्डन यार, मैक्सिमम लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचाने का बर्डन। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। चलो जी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं दैट वन चाइल्ड पॉलिसी कब आया था। तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो था चाइना में आया था 1980 में। कब आया था? 1980 में आया था वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और डेट बता देती हूँ। वन चाइल्ड पॉलिसी आया था 1980 में। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ चाइना, यानी कि जो नई नई नीतियाँ आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की चाइना में, वो आई थी 1978 में। देखो, एक साथ दोनों डेट रिवाइज करवा दी मैंने तुम लोगों को। 1978 में चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया और 1980 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उन्होंने बोला दैट यार हर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेबी होगा, चाहे वो बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो। लेकिन 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 लोगों ने क्या कहा दैट यार एक ही बेबी होना है ना, ठीक है, हम सरकार की बात मानेंगे, हम अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें बेबी बॉय चाहिए, हमें बेबी गर्ल चाहिए ही नहीं। लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से फीमेल हेल्थ पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा था। क्या इफेक्ट पड़ा था दैट यार फीमेल को ना, फीमेल हेल्थ पे इसीलिए इफेक्ट पड़ा था बिकॉज मैक्सिमम लोग यही चाह रहे थे दैट यार हमारे घर एक ही बेबी होना है ना, तो वो बेबी बॉय हुए। इस वजह से फीमेल्स को कॉन्टिन्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ अबॉर्शंस करवा दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई थी। वो मेंटली तो मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट हो ही रही थी, साथ में उनका जो फिजिकल हेल्थ था ना वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, बहुत बुरे कंडीशन से वो गुजर रही थी। दूसरा दैट यार अगर कॉन्टीन्यूसली बॉय का ही सिर्फ नंबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका सेक्स रेशियो ख़राब होगा, और यही चाइना के साथ भी हुआ दैट चाइना का सेक्स रेशियो कुछ सालों में ही ख़राब होने लग गया। क्यों? क्योंकि लोग तो प्रेफरेंस सिर्फ बॉय चाइल्ड को ही दे रहे थे ना, गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस ही नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उनका सेक्स रेशियो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था चाइना का। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा दैट यार फीमेल्स ना वर्किंग नहीं, फीमेल्स की हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी, प्लस मोस्टली जो फीमेल्स थी ना वो बहुत बैकवर्डनेस की तरफ जा रही थी, पिछड़ापन महसूस कर रही थी दैट यार हमारे देश में ही हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एंड गवर्नमेंट हमारे लिए कोई स्टेप नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी गवर्नमेंट में भी ये पॉलिसी नेगेटिवली इम्पैक्ट करा, गवर्नमेंट को भी बैकफायर हुआ। तो ये 2 पॉइंट्स लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। पहला, वन चाइल्ड पॉलिसी कब लॉन्च हुई और इसके 2 नेगेटिव इम्पैक्ट लिख देना, 2 नेगेटिव इम्पैक्ट अच्छे से लिख के आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इस एक चीज़ का ध्यान रखना दैट जब भी आप इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के आंसर्स लिखोगे, कहानी मत बनाना, बहुत मार खाओगे तुम लोग मुझसे। कहानियाँ नहीं बनानी, कथाएँ नहीं लिखनी, टीचर्स पैराग्राफ नहीं पढ़ता यार, उसे नहीं तुम क्या 12 लाइन में प्रेजेंट करके दे रहे हो। वो चाहता है तुमसे एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखता है दैट यार तुम जो आंसर लिख रहे हो ना वो अंडरस्टैंडेबल वे में हो, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हो। मैं तुम्हें नहीं बोलती दैट कॉम्प्लेक्स टिपिकल वर्ड यूज़ करो, बट स्टिल सिंप्लीफाई एंड अंडरस्टैंडेबल वे में लिखो ताकि टीचर उसको एकदम देखिए और फुल नंबर दे, क्योंकि 12 लाइन की कहानी नहीं पढ़ेगा टीचर। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मान लिया तुमने 8 लाइनें लिख दी, तुम्हें लगता है तुम्हें 4 में से 4 मिलेंगे, अगर लगता भी है ना तो ये भ्रम है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम 80 में से 80 आराम से ला सकते हो, बट कंडीशन क्या है दैट आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं, कथाएं कहानियाँ नहीं बनानी, टीचर को पागल नहीं बनाना होता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे।
चलो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड ब्रिटिश पॉलिसीज अफेक्ट इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। चलो जी ये भी डिस्कस कर लेते हैं दैट कॉलोनियल पीरियड में जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उस पर बुरा असर जो हो रहा था वो किन किन रीजंस की वजह से हो रहा था। पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर, बहुत ईजी है ये तो। चलो जी, सबसे पहला है इसका रीजन, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। क्या है? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। यार देखो उस टाइम पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब किसी पर्टिकुलर कपड़े पर या फिर किसी पे अच्छे तरीके से बारीकी से कढ़ाई वढ़ाई करके काम करती थी, तो उनके प्रोडक्ट महंगे होते थे जो कॉमन है। लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे ना वो बड़े सस्ते होते थे, जिसकी वजह से लोगों ने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दिया और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करने लग गए दैट यार ये नहीं खरीदना क्योंकि ये महंगे होते हैं। इसकी वजह से जो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थे वो बंद होने लग गए थे। तो सबसे बड़ा और बुरा इम्पैक्ट तो यही था दैट यार हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बंद होने लग गए थे क्योंकि वो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट को कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे ना। कैसे देंगे यार? एक हैंडीक्राफ्ट हैंकी का एग्जाम्पल ले लो तुम, अगर आज की डेट में कोई नॉर्मल ऐसे कढ़ाई वढ़ाई वाले दुपट्टा हैंकी जैसे कोई चीज़ लेने जाओगे ना बहुत महंगा आता है, मतलब 1800-2000 तो एवरेज कम से कम होता ही है। बट वही अगर तुम कोई मशीन मेड चीज़ लेने जाते हो तो तुम्हें सस्ता मिल जाएगा। वही सेम चीज़ हो रही थी उस टाइम पे भी दैट मशीन मेड प्रोडक्ट चीपर थे तो लोग उसे ज़्यादा खरीद रहे थे और हैंडीक्राफ्ट एक्सपेंसिव था तो लोग उसको अवॉइड कर रहे थे। यही चीज़ हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट एंड स्टेट्स। यानी कि देखो मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहे थे ना उससे पहले जो नवाब थे, किंग थे, एम्परर, राजा महाराजा, ये सब यार ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करते थे। ऐसे उनकी पोशाकें देखी है कितना हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया होता था। तो इस वजह से ना एक हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ना अलग ही पहचान थी। वो लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तोड़ा बोलते हैं आई गेस, वो था हमारा। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का ना कहीं उस पर भी मतलब उस पर सबसे बड़ा लॉस तभी दिखने लग गया था जब हमारी कंट्री से धीरे धीरे राजा महाराजा ये सब निकलने लग गए थे, मतलब कम होने लग गए थे इनके नंबर्स। इस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की एक मतलब अपनी इमेज थी ना दैट राजशाही राजा लोग पहनते हैं, अलग ही आइडेंटिटी, अलग ही तोड़ा होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। लोगों ने बोला यार अब राजा महाराजा नहीं पहनते, हम क्यों पहने, हम तो मशीन मेड कपड़े पहनेंगे, हम तो मशीन मेड चीज़ें यूज़ करेंगे। तो वो भी एक रीज़न हो गया हमारा। पहला तो हो गया दैट कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स और दूसरा होगा डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, यानी कि जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो ख़त्म होने लग गए थे। ये सारी चीज़ें हमारी होने लग गई थी। चौथा क्या था दैट यार ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी लगा दी। यानी कि उन्होंने बोला हम रॉ मटेरियल जो अपने देश भेज रहे हैं ना उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमें जितना रॉ मटेरियल लेके जाना है हम लेके जाएंगे, उस पर कोई टैक्स मतलब उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं है। तो उन्होंने ना एक बड़ी चाल चली। उन्होंने क्या बोला दैट यार इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो यहाँ से ब्रिटिश में जाएंगे ना उन पर भारी भारी टैक्स लगा दो। क्यों लगा दो? अगर हम टैक्स ही भारी भारी लगाएंगे तो लोग ब्रिटेन प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं क्योंकि उनका सारा पैसा तो टैक्स में ही लग जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, प्लस जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो हमारे देश तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। ये उधर उन्होंने चालाकी दिखाई कि यार ब्रिटिश से अगर कोई सामान यहाँ आना होता था ना, उनकी मशीन मेड प्रोडक्ट अगर कोई इंडिया लाना होता था तो वो बड़े चीप रेट पे चीप टैक्स लगता था, बड़ा हल्का सा कोई टैक्स लगा देते थे। लेकिन जैसे ही कोई इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाना होता था तो वो लोग बोलते थे बहुत टैक्स लगेगा, एकदम हैवी टैक्सेशन लगा देते थे ताकि वो लोग डीमोटिवेट कर सके किसको, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि यार बहुत पैसे ले रहे हैं ये लोग टैक्स के, हमें नहीं करना व्यापार। तो इस टाइप से उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी यूज़ करके लोगों को डीमोटिवेट करना शुरू करा। और ये टैक्सेशन की पॉलिसी बड़ा ख़राब था क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देन अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बंद करना शुरू कर दिया, वो शट डाउन होने लग गई। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड, देन डिसअपियरेंस वाला पॉइंट लिख देना, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो गया, देन हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी। और ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, PDF फॉर्म में आपको लिंक में मिल जाएंगे सारे आंसर्स। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी या फिर डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी, कुछ भी लिखो पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। चलो जी, तो ये 3 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने रीड कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण है इंडिया में।
सबसे पहले तो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम। देखो आज की डेट में भी हमारी एजुकेशनल सिस्टम में सबसे भारी कमी तो यही है दैट हमारी एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे चलता है, यानी कि किताबी ज्ञान पे चलता है। अब तुम बोलोगे दीदी सही बोल रहे हो, कितना रट्टा लगाना पड़ता है हम लोगों को, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यार आंसर्स देखने के लिए। अब इतना भी इमोशनल मत हो, माना तुम्हें रटना पड़ता है मतलब कुछ ही बच्चे रटते होंगे, वरना मैंने बाकी लेक्चर्स में तो अच्छे से समझा रखा है ना। बस तुम में से कुछ ही होंगे जिनको अभी भी रट्टाफिकेशन की जरूरत पड़ती होगी, बट रटना नहीं चाहिए। बट स्टिल जो रटता है उसके लिए तो एक ही एडवाइस है, बट छोड़ दो ये आदत, बहुत बुरी होती है। तो देखो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना रट्टाफिकेशन या फिर बोलूँ तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो आज की डेट में भी बहुत आउटडेटेड है। आई नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें से बहुत सारे सुधार किए गए हैं जो अच्छे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आज भी हमारी गवर्नमेंट को स्किल बेस्ड कोर्सेज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कमी क्या हो गई दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम ना बहुत आउटडेटेड है, इसे न्यू अकॉर्डिंग टू दी न्यू नीड्स ऑफ मार्केट इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। इसमें वोकेशनल कोर्सेज स्किल बेस्ड कोर्सेज ऐड करने चाहिए। आजकल तो ऐड भी है, जैसे हमारे स्कूल में ना ईएमसी लगता था। ये बेसिकली ईएमसी में ना हम लोगों को 2000 रुपये मिलते थे 11th-12th में, और बोलते थे तुम्हें जो करना है करो। अच्छा था यार, हम लोगों ने भी बिजनेस किया, और मतलब कुछ बच्चे बिजनेस करते थे, कुछ मैं ना अपना बताती हूँ। मुझे जो ईएमसी में 2000 रुपीज़ मिले थे ना 11th में, मैंने क्या किया था, मैंने पाउच वाला बिजनेस करा था। एक्चुअली मैंने बिजनेस नहीं करा था, हमारे ग्रुप में ना बहुत चालाक महान बच्चे थे। उन्होंने क्या किया दैट 2000 रुपये मिले, उन्होंने बोला जो बिजनेस करना है करो, और हमें नो आइडिया, हम बिल्कुल ब्लैंक थे कि क्या करना है। तो हम लोगों ने बोला यार पाउच बेचेंगे, स्कूल है सब खरीदेंगे। हम लोग इतने सारे पाउच खरीद के लिए आए। हम लोग 6 लोगों का ग्रुप था, इट मीन्स हमारे पास 12,000 लेकिन हम लोगों ने 12 के 12 नहीं लगाए थे। हम लोगों ने सिर्फ 6,000 के पाउच लाए थे, और हम लोग 8-9 हज़ार कमा के गए थे। और वो भी पाउच हम लोगों ने बनाए नहीं थे, मार्केट से खरीद कर लाए थे। तो यार ईएमसी प्रोजेक्ट चला दिया, 2-2 हज़ार रुपये दे दिए, बट गवर्नमेंट को ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना दैट वो बच्चे फुली यूटिलाइज कर रहे हैं उस अमाउंट को या नहीं कर रहे हैं, वो लोग किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। यार देखो पाउच बनाया, प्रॉफिट अर्न करा, अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैंने तो कोई नई स्किल नहीं सीखी ना। मतलब मैं बाहर का सामान ला के अंदर बेच रही हूँ, इसमें मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बट स्टिल मेरे क्लास के जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने नए प्रोडक्ट बना के लाए। हमारे क्लास में एक बच्ची थी जिसने मतलब हैंडीक्राफ्ट शुरू किया था, मतलब इसी अमाउंट से वो ज्वेलरी बना के लेके आती थी, और जो बहुत अच्छे थे। वो अलग बात है, उसके बिक नहीं रहे थे उतने। सेम देखो यहाँ भी लोग मार्केट वाली डिज़ाइंस को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे, और जो बेचारी हैंडमेड इतना खर्च वर्च करके बना के लाई थी उसे थोड़ा अवॉइड किया जा रहा था। कहने का मतलब बस यही है दैट यार गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज स्कूल में ला रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान भी तो दे। ध्यान देने की भी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट बस लॉन्च करके भूल जाती हैं दैट बच्चों को समझाना भी है, लोगों को बताना भी है। तो इस चीज़ की कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी है। यानी कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम, दूसरी इसी का पॉइंट निकाल लो, लैक ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, लैक ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। तीसरा यार दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ना हमारी कंट्री में, मतलब जो कॉटेज वगैरह और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती थी वो धीरे धीरे बंद होने लग गई हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जो है बेरोज़गार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ना बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक सोर्स है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री खुलती है ना, जब भी कोई नई इंडस्ट्री लगती है, तो उसको 2 तरीके से चलाया जा सकता है। इंडस्ट्री मैंने बड़ा गंदा लिखा है, मैं तो इसे नीट करके लिख देती हूँ। देखो जब भी कोई नई इंडस्ट्री खुलती है ना, तो वो 2 तरीक़ों से चलाई जाती है। या तो वो लेबर इंटेंसिव रख ले, इसको LT में लिख रही हूँ, तुम लोग मत लिखना, पूरा लिख के आना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ मैं लेबर इंटेंसिव LTQ लिख रही हूँ, ठीक है। तुम लोग ऐसा मत करना, पूरा लिख के आना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरा हमारे यहाँ होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो अभी कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लोगों को काम देंगी, रोज़गार देंगी, ज़्यादा लोग कमा पाएंगे, ये अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन आज की डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अभी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो बंद हो जाती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक चल ही नहीं पाती। या तो लैक ऑफ फंड, या फिर उनके पास ना उनको मतलब बेसिकली कोई सहारा देने के लिए, मतलब कोई सहारा नहीं, कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई लोग नहीं होते, जिसकी वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो उतने अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाती हैं। और ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का, स्पेशली रूरल एरियाज़ में।
क्योंकि अगर यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली फंड नहीं मिलेगा, उसको कोई डायरेक्शन नहीं देगा, उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई मार्केट नहीं बनाई जा रही है, इट मीन्स वो लॉस कर रहा है। और अगर कोई भी इंडस्ट्री लॉस करेगी तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अपनी कंपनी बंद करने के बारे में सोचेंगी। तो ये चीज़ हो रही है। चौथा हमारा हो गया दैट यार हम लोग ना आज की डेट में भी जो हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें बहुत पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी हमें मॉडर्न टेक्निक्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें। मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी बताया दैट यार फॉरेन कंट्रीज़ में ना एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, एक अच्छा साधन होता है पैसे कमाने का। बट हमारी कंट्री के हालात तो इस टाइप से है दैट बहुत सारे किसान लोगों को फांसी लगानी पड़ती है यार, उनको अपनी जान देना पड़ता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी हमने उस लेवल तक का इन्वेस्ट नहीं करा है, उस लेवल की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को नहीं लेके आए हैं। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ना। और रूरल डेवलपमेंट में भी हमने अलग अलग कमियों के बारे में डिस्कस करा था। तो ये सारे ये 4 मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले तो हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम लिख लेना, नेक्स्ट आ गया लैक ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, तीसरा लिख लेना डेक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर डेक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़, दोनों सही होगा। चौथा आ गया हमारी दैट एग्रीकल्चरल में ना आज भी हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स पर आज भी नहीं आए हैं, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। इसमें बोल रखा है यार बताओ हमें कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे। 1991 वाला रिफॉर्म याद आया? नहीं याद आया? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो 1991 में जो हम रिफॉर्म्स लेके आए थे उसमें हम लोग बैंकिंग रिफॉर्म्स भी लेके आए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं RBI, जो हमारी कंट्री का एपेक्स बैंक है, एपेक्स बोलते हैं इसको। 1 मार्क में पूछते हैं तो बता देना, कंफ्यूज मत होना। ये इसका रोल बदल दिया था, यानी कि अभी तक ये एज अ रेगुलेटर वर्क कर रहा था, बट उसके बाद ये क्या करने लग गया, एज अ फैसिलेटर वर्क करने लग गया। ठीक है, अभी तक ये सारी जगहों को रेगुलेट करता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करता था और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखता था दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ही तय करूँगा, जिसको लोन देना होगा वो मैं देखूँगा। मतलब जो इसके अंडर जो कमर्शियल बैंक आते थे उनको ज़्यादा पावर्स नहीं दे रखी थी। बट आफ्टर LPG बैंकिंग रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रोल यही था दैट यार इसको ना रेगुलेटर से बदलकर इसका रोल क्या कर दिया गया, फैसिलेटर का कर दिया। दैट यार तुम रेगुलेटर छोड़ो, तुम फैसिलेटर बनो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कमर्शियल बैंक को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाए, थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर दो कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई। दूसरा 1991 में जो LPG पॉलिसीज़ आई थी उसमें ये भी बोला गया दैट यार ठीक है पब्लिक बैंक्स बढ़िया है लेकिन प्राइवेट बैंक को भी तो अलाउ करो ना, प्राइवेट बैंक को भी खुलने दो। तो उसके बाद हमारे देश में 1990 मतलब LPG पॉलिसीज़ आने के बाद हमारे देश में फॉरेन बैंक्स भी खुली। तो मतलब बेसिकली LPG पॉलिसीज़ के बाद हमारे देश में बहुत सारी फॉरेन बैंक्स भी ओपन होने लग गए, प्राइवेट बैंक भी होने ओपन लग गए। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हुए थे। फॉरेन बैंक में एक HSBC करके एक बैंक आता था, वो भी ओपन होने लग गया एंड इसके रोल चेंज हो गए। तो इसमें आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स ऐड करने हैं दैट एक तो ये रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया और दूसरा बहुत सारे प्राइवेट एंड फॉरेनर बैंक भी हमारी कंट्री में ओपन होने लग गए थे। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को लिख के लाना है, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स हमारी कंट्री में ओपन होने लग गए थे। चलो जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो हमारी कंट्री के लिए इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज वो मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि मैक्सिमम लेबर चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बजट बहुत कम होता है, इसीलिए ये लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। ये लोग लेबर इंटेंसिव होते हैं और मैक्सिमम मैन या वुमेन को अपनी कंपनीज़ में लेते हैं ताकि ये लोग उनसे काम करवाए और उनको वेजेस सैलरीज जो भी उनकी बनती है वो दे सके। तो सबसे बड़ा रोल तो इसका यही हो गया दैट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करती है। दूसरी, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं,
यानी कि देखो, अगर तुम हैवी इंडस्ट्रीज थोड़ी ले लो, या फिर मैं बोलूँ तो तुम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करो, तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना वो अर्बन एरियाज़ में होती हैं, है ना। तो अर्बन एरियाज़ में होने मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अर्बन एरियाज़ में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ना थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है इस मामले में, यानी कि वो अर्बन एरियाज़ में भी हो सकती है और रूरल एरियाज़ में भी हो सकती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग रूरल एरियाज से ही समझ सकते हैं। आप लोगों ने एक पापड़ खाया होगा, लिज्जड़ पापड़ करके नाम है उसका, वो बेस्ट एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का आज की डेट में। मतलब वो लोग इतने स्मूथली वर्क कर रहे हैं और उसमें मैक्सिमम जो मतलब वर्कर्स हैं ना वो फीमेल है। तो यहाँ हम दो केसेस देखते हैं, एक तो वो फीमेल एम्पावरमेंट का भी वर्क बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काउंट हो रहा है, तो वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, दैट यार ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ये अर्बन एरियाज़ के साथ साथ रूरल एरियाज़ में भी खुल सकता है, एज वेल एज ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहा है। तीसरा, ये रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। किसमें? रूरल डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट में क्यों? देखो, अभी मैंने बताया दैट ज़्यादातर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना वो रूरल एरिया में ही ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि वहाँ से उनका जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? उनको आसपास की एरिया से ही रॉ मटेरियल मिल जाते हैं। लोकल मतलब वहाँ के जो रहने वाले आसपास के निवासी होते हैं या फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो अपनी कंपनीज में उन्हीं लोगों को लाते हैं। तो क्या होता है, उनको सैलरी भी वो लोग कम देते हैं, जनरली कम रखते हैं, प्लस उनको रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे बचता है, जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाता है। दैट यार रूरल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, दैट मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी तो अलग अलग फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट वहाँ पे देंगी। तो ये तीन तरीके से ये मेनली वर्क कर रहा है SSI हमारा। SSI से कंफ्यूज मत होना, MCQ में SSI आई तो समझ जाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। चलो जी, अब आपसे ना एग्जाम में इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, कारवा कमेटी के बारे में। दैट कारवा कमेटी क्या थी? देखो, कारवा कमेटी ना बेसिकली 1966 में आई थी। डेट इसकी याद कर लेना, 1966। ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनी थी, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इन सब के बारे में इस कमेटी ने बताया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट कारवा कमेटी कब आई थी तो लिख आना 1966 में आई थी। क्यों आई थी बता देना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आई थी, वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्यों उनको बड़ी इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस कमेटी ने एक डाटा निकाल के दिया था बेसिकली। चलो जी, हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट, ये तो हमने कर लिया, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। कंफ्यूज मत होना, आई नो तुम लोग सोच रहे हो ये मनरेगा क्या है, इसे तो मनरेगा बोलते हैं ना, तुम लोग सही सोच रहे हो। ये आज की डेट में मनरेगा है, जब 2005 में ये नया आया था ना, जब ये नया था तो इसका नाम एनरेगा ही था। आज की डेट में इसको मनरेगा के नाम से जानते हैं, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, मनरेगा बोल दो या एनरेगा बोल दो, कोई गलत नहीं करेगा, दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये जो मनरेगा है ना, ये बेसिकली हमारा आया था, ये आया है हमारा 2005 में। कब आया है? 2005 में। अब ये क्या है, क्यों है, उसके बारे में भी जान लो। देखो, बेसिकली मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये स्पेशली रूरल एरियाज़ में कराया जाता है और लोगों को बोला जाता है दैट हम लोग आपको 100 दिन का काम देंगे और बदले में आपकी जो भी वेज या सैलरी बनती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, तो ये बहुत अच्छा था। अब इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको रूरल एरियाज़ में ओपन करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को मैक्सिमम लोगों तक हम एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को पहुंचा पाए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है दैट लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करा जा सके। अगर उनकी इनकम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो यही हमारा मनरेगा भी है। एग्जाम में आए पहली लाइन में क्या लिखना है दैट ये इसकी फुल फॉर्म लिख देना प्लीज़। कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं, मनरेगा लॉन्च्ड इन 2005। अरे आलसी हो, थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ। दैट अगर एग्जाम में मनरेगा आया है तो तुमने ये गलती नहीं करनी कि सीधा सीधा मनरेगा लिख दिया, पूरा लिख के आओ। महात्मा गांधी
नेशनल गारंटी एक्ट पूरा लिख के आओ यार, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च्ड इन 2005। आई नो आंसर्स को सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल वे में बनाना है और वो तो करना ही है, लेकिन जहाँ जहाँ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ हो रखी है ना, तुमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, तुम पूरा फुल फॉर्म लिख के आना है ना, अपने आंसर में एक्सप्लेन करके आना चीज़ों को। ये बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, मनरेगा लॉन्च्ड इन सीधा लिख के आ जाते हैं, फुल फॉर्म तक की भी मेहनत नहीं करते, तो वो तुमने नहीं करनी, ठीक है, समझ गए। चलो जी, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हिडन अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बट देख रहे हो ब्रह्मास्त्र में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं और ये स्टार क्वेश्चन में भी आ रखे हैं। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देख रहा है उन्हें पता होगा दैट मैं हर चैप्टर के एंड में कुछ स्टार क्वेश्चन देती हूँ, और स्टार क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था ना, और ये कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन भी है बोर्ड का, तो इसको तो ध्यान से करना। चलो जी, तुम लोगों को बताती हूँ मैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्यों बोलते हैं ऐसे। देखो हिडन, यही बता देती हूँ, बहुत ईजी सा है ये। देखो बेसिकली जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो तुम गेम खेल रहे हो, तुम अकेले गेम खेल रहे हो और आसपास तुम्हारे दोस्त भी आ गए, यार भाई क्या कर रहा है, भाई कौन सा गेम खेल रहा है, भाई पबजी खेल रहा है, मेरे को भी दिखा, ओए वो क्या मार रहा है वो, ऐसे तुम्हें बोल रहा है। तो अगर तुम सोचो तो उस गेम में नीड तो सिर्फ तुम्हारी है ना, गेम तो सिर्फ तुम्हें खेलना है, तो ये बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेम यही है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक ही काम में लोगों की ज़रूरत नहीं होती बट वो स्टिल उस काम में घुसे हुए होते हैं, उस काम को कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें यही बोल रखा है, इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं, इसको बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, इसमें बस बता देना दैट एक काम को करने में जितने लोगों की ज़रूरत है, अगर उस काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं तो उसको हम हिडन एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, और इसी वजह से उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। सिंपली यही आंसर लिख के आना, कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा आंसर और तुम्हें फुल नंबर देंगे। चलो सो अब हम आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। देखो अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है ना, वो बेसिकली चाइना का एक प्रोग्राम है जिसको माओ जेडोंग लेके आया था। कौन लेके आया था, माओ जेडोंग। आई नो नाम थोड़ा अजीब है यार, चाइनीज़ नेम जनरली ऐसे ही होते हैं, चाइनीज़ नेम, कोरियन नेम। अब जैसे हमें उनके यहाँ के नाम अजीब लग रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ के नाम अजीब लगते होंगे ना यार, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कल्चर है, तो नेम भी डिफरेंट है। तो चलो अभी हम लोग प्रोग्राम की बात करते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ जेडोंग लेके आए थे हमारे 1958 में। कब लेके आए थे, 1958 में। अब इसका पर्पज़ ये था दैट ग्रेट लीप फॉरवर्ड के थ्रू ना चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन के पेस को तेज़ करना चाहता था, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज़ करना चाहता था, प्लस एग्रीकल्चर के फील्ड में भी वो कुछ बेहतरीन करके दिखाना चाहता था। अब सोच तो बड़ी अच्छी है, अब उसको लिए उन्होंने क्या किया वो भी जान लेते हैं। तो बेसिकली इसमें उन्होंने बोला दैट यार चाइना में जितने लोग रहते हैं ना, वो सब क्या करो, तुम लोग अपने घर के बैकयार्ड में ना इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू करो। और इंडस्ट्रीज़ किसकी लगाओगे, आयरन इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे हम लोग, यानी कि हम लोग आयरन इंडस्ट्रीज़ का व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे और मस्त मोटा पैसा कमाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने मतलब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने घर के पीछे ना बैकयार्ड में मतलब बेसिकली भट्टियाँ लगानी शुरू कर दी। अब यार एक तुम बात सोचो, उस टाइम पर मेन मार्केट में ना मशीनरी से बनी हुई आयरन मिलती थी, और एक वो आयरन थी जो मशीनरी से मिल रही है, और एक तरफ चाइना भट्टियों में बनाई हुई आयरन को बेचने की कोशिश कर रहा था। तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड मार्केट से मैच नहीं हो पा रही थी उसकी क्वालिटी, जिसकी वजह से उसका जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस था ना, वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया और उसका बड़ा नुकसान हो गया। दैट यार लोगों के बैकयार्ड में उसने भट्टियाँ लगवाई, लोग आयरन के काम में लगे हुए हैं, पूरा पॉपुलेशन ही वही काम कर रहा है, बट स्टिल उसको इसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं मिल पाई, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि उसके आयरन की क्वालिटी ना मेन मार्केट की क्वालिटी से मैच नहीं कर पा रही थी। दूसरा इसमें उन्होंने क्या किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में ना जो माओ जेडोंग थे उन्होंने 26,000 कॉम्यून्स बनाए। अब ये कॉम्यून्स क्या थे और क्यों बनाए गए वो भी जान लो। तो बेसिकली माओ ने बोला दैट यार अगर सारी पॉपुलेशन ही इंडस्ट्री रन करने लग जाएगी तो ये खेती बाड़ी कौन करेगा। और ये बात सही थी, मतलब एकदम ना जैसे ही माओ ने अनाउंस किया ना बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगानी है, हर कोई सोचने लग गया अब मैं बिजनेस करूँगा, अब मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। तो यार तुम भी सोचो ना, अगर हर कोई इंडस्ट्री रन करने लग गया तो खेती कौन करेगा, भूखे मर जाएंगे सारे। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए माओ की गवर्नमेंट ने कहा दैट यार हम ना 26,000 कॉम्यून्स बनाएंगे, यानी कि एक फील्ड पर कोई भी अकेला इंसान काम नहीं करेगा, ये लोग कॉम्यून्स बना के काम करेंगे ताकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ना
अफेक्ट ना हो। तो देखो यहाँ तो उन्होंने मार खा ली इंडस्ट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि उनका मोटा पैसा नहीं छाप पाए। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी मैच नहीं हो रही थी मेन मार्केट से, यानी कि वर्ल्ड की मार्केट में जो आयरन स्टील प्रोडक्ट अवेलेबल थी वो चाइनीज़ प्रोडक्ट से नहीं मेल खा रहे थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ तो उनका लॉस हो गया। कॉम्यून्स में भी यार उनका लॉस हो गया, यानी कि उन्होंने जो 26,000 कॉम्यून्स बनाए थे ना, कि एक साथ एक ही फील्ड पे मतलब कॉम्यून बना के लोग काम करेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे, उतने अच्छे तरीके से वो प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पाए। प्लस उनके प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और इस टाइम पर यहाँ पे भुखमरी, चाइना में भुखमरी जैसे हालात भी पैदा होने लग गए थे। तो एक तरीके से मतलब आप बोल सकते हो दैट ग्रेट लीप फॉरवर्ड ना उनके लिए दोहरा मार था। उनका पर्पस तो एक तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस को तेज करना था ताकि चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सके, लेकिन एज वेल एज वो ये भी चाहते थे कि वो लोग फार्मिंग के सेक्टर में भी एकदम धमाका मचा दे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दे। बट उनके ये दोनों ही सपने ही रह गए। 1958 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब तो उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ कर लिया है, मैं 1958 का बता रही हूँ। तो यही हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। ये 2 पॉइंट्स लिख के आना, फुल नंबर मिलेंगे। चलो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बड़ा ईजी है यार। देखो ह्यूमन कैपिटल हम किसको बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बेसिकली हम एजुकेशन, हेल्थ जैसी चीज़ों को यूज़ करके जब एक इंडिविजुअल में स्किल्स, टैलेंट, उसके एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल का काम करता है, ठीक है। अब मान लो ह्यूमन कैपिटल के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ना एक तरीके से मीनिंगलेस बन जाता है अगर मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, और अगर मैं एक अच्छा प्रोडक्टिव इंसान, मतलब एक इंसान को स्किलफुल या फिर उसमें टैलेंट नहीं ला पाई और उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है ना वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए है, ठीक है। कि अगर मैं एक इंसान पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे बदले में उसकी प्रोडक्टिविटी दिखे, उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज हो, उसकी स्किल मेरी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करे। तो ये जहाँ हम जितनी बातें कर रहे हैं ना इसमें, वो कहाँ पे आकर अटक जाती है? इकोनॉमिक बेनिफिट पे। यानी कि अगर मैं ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो बदले में वो मुझे प्रोडक्शन बढ़ा के देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उस पर खर्चा कर रही हूँ, उस पर इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला टॉपिक है वो थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है अगर मैं किसी इंसान के एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करूँगा तो मैं इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं करूँगा, मैं सोशल वेलफेयर के लिए करूँगा, सोशल वेलबींग के लिए करूँगा। यानी कि सामाजिक तौर पर वो इंसान खुद को स्टैंड लेने के लायक बन सके, उसको माइंड में रखते हुए करूँगा। और अगर मैं किसी इंसान में इन्वेस्ट करता हूँ और फॉर एग्जाम्पल वो ये सारी क्वालिटीज़ नहीं ले पा रहा है, तब भी मेरे पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जो सोसाइटी में रहने के लायक होगा। यही डिफरेंस है और कुछ इसमें नहीं है। बस ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर सोशल बेनिफिट नहीं, मतलब समाज में रहने लायक इंसान बना सके, उसमें कैपेबिलिटी, स्किल्स और एक अच्छी सोच को बनाए रख सके। यही एक डिफरेंस आता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड्स का। आप अगर जो बच्चे सैम्पल पेपर लगा रहे हैं उनको पता भी होगा दैट मोस्टली सैम्पल पेपर में ना ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चलो ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, दैट हाउ इज हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। याद है ना हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था, क्या क्या होता है इसमें? एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, ये सारे क्या है? ये सोर्स ही तो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो क्वेश्चन ना बड़ा इजी सा है, इसमें हमें बोल रखा है दैट बताओ हेल्थ हमारा कैसे सोर्स है एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखो एक हेल्दी इंसान है और एक बीमार इंसान है। एक बीमार इंसान जितना टाइम रेस्ट करने में लेगा, खुद को रिकवर करने में लेगा, उतने में तो एक हेल्दी इंसान हमारी कंट्री के प्रोडक्शन को कितना बूस्ट कर देगा। इसीलिए हेल्थ पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और इसीलिए हेल्थ हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अब हेल्थ में इसमें क्या क्या आता है? इसमें बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो आएंगी, बट इसमें एज वेल एज सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड होती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट आजकल बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है ना, जैसे जो सुलभ शौचालय हैं वो क्यों बनवाए जाते हैं? ताकि लोग पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करें, है ना, जो खुले में शौच कर रहे हैं वो ऐसी हरकतें ना करें। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। तो हेल्थ में ना सैनिटेशन वाले पॉइंट्स भी आपको ऐड करने हैं, बिकॉज ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो इसमें 1-2 पॉइंट्स तो नहीं चलेंगे, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो 2 बढ़िया दमदार पॉइंट्स लिखो हेल्थ के,
उसके बाद बता दो सैनिटेशंस, उसके बाद आप बता दो किस टाइप से हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है, यानी कि हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं अलग अलग, ठीक है। हम लोग प्रिवेंटिव मेथड्स बता सकते हैं, जैसे कि जब कोविड-19 फैला तो आप लोग देखते थे ना टीवी पे अलग अलग ऐड चलते थे, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, मास्क लगाना ज़रूरी है, मतलब हर इंसान ने सैनिटाइज़र की बॉटल छोटी छोटी रखना शुरू कर दिया था अपने पास। तो ये सारे क्या थे, प्रिवेंटिव मेथड्स ही थे ना, दैट कोविड होने से पहले ही हम लोग वो सारी चीज़ें कर रहे थे ताकि वो बीमारी किसी को ना लगे। तो ये प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। उसके बाद हेल्थ में आप ये भी लिख सकते हो दैट अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हम लोग कैसे उसको मेडिसिन वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आपके आंसर में मेंशन करने हैं। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल मत बोलना, मतलब बिल्कुल ये वाला एग्जाम्पल तो भूलना ही नहीं है दैट एक हेल्दी पर्सन हमारे प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकता है, वही एक मतलब वीक या फिर अंडर नरिश्ड पर्सन जो होगा वो हमारी प्रोडक्शन को उतनी अच्छी तरीके से बूस्ट भी नहीं कर पाएगा, प्लस वो हॉलीडेज लेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए हेल्थ क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। चलो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर द रीजंस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स पहले जान लो क्या होता है, फिर रीजंस डिस्कस करते हैं। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है एक ऐसा पेस, एक ऐसी स्पीड जिसमें लोग ना फॉर्मल सेक्टर से स्विच कर, मतलब लोग ना बेसिकली फॉर्मल वर्कर्स किस में स्विच हो रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स में स्विच हो रहे हैं। यानी कि जो रेगुलर सैलराइज्ड वर्कर्स होते हैं, जिनको हर महीने मंथली सैलरी मिलती है, जिनकी परमानेंट जॉब होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, आजकल वो भी कैजुअल वर्कर्स बनते जा रहे हैं। यानी कि वो भी डेली जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको वेज मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करेंगे, यानी कि किसी कंपनी के लिए 2-3 महीना काम किया, तब तक 2-3 महीने के लिए रोजगार है, उसके बाद बेरोजगारी है। तो इन सारे ये जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, यानी कि जो रेगुलर सैलराइज्ड वर्कर्स है, ये क्यों कैजुअल वर्कर्स बनते जा रहे हैं, इसके मेन रीजंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो सबसे पहले तो हमने कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स डिस्कस कर लिया, अब इसके रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका रीज़न यही हो जाएगा दैट यार लोगों को ना आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स इसीलिए चाहिए ताकि वो अपना मतलब बेसिकली देखो अगर मैं कोई फर्म या इंडस्ट्री रन करूँगी तो मेरा सबसे पहले माइंड में आएगा यार मुझे जितने पैसे जिस इंसान को देने हैं ना, तो कैसे मैं उस पैसे को कम करूँ। तो जनरली जो रेगुलर सैलराइज्ड वर्कर्स होते हैं ना, उनके कंपेयर में जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी हमें कम देनी पड़ रही है। इसीलिए मोस्टली इंडस्ट्रीज अब कैजुअल वर्कर्स रखती है रेदर देन रेगुलर और परमानेंट वर्कर। सेकेंड चीज़, हमारे देश की पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट इस स्पीड से हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इस वजह से कंपनीज फर्म के पास वैरायटी आ गई है ना, दैट यार अगर किसी इंसान को काम करना है तो करे, वरना हमारे पास कैजुअल वर्कर्स तो अवेलेबल है ना। इसकी वजह से भी धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर में भी लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ रखने के बजाय कैजुअल वर्कर्स रखना प्रेफर कर रहे हैं। यार देखो रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ है, फर्म्स है, बट स्टिल वहाँ भी क्या हो रहा है, रूरल मतलब जो अर्बन एरियाज़ में जो फर्म्स इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के लोग भी उस इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना चाहते हैं, प्लस रूरल एरियाज़ के लोग भी माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आते हैं किस होप के साथ कि हम यहाँ काम करेंगे, हमें रोज़गार मिलेगा। तो बात सेम अगेन वही आ जाती है दैट यार कंपनीज और फर्म्स के पास ऑप्शंस बहुत है, पॉपुलेशन बर्स्ट इतना ज़्यादा हो गया है दैट कंपनीज फर्म सोचती है हम एक इंसान को अगर 50,000 की सैलरी देकर परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे, उससे बेटर है मैं किसी को 25,000 रुपये देकर 3-4 महीने के लिए काम करवाऊँ और उसके बाद भेज दूँ। इससे क्या होगा, मेरी कंपनी का पैसा बचेगा और ऊपर से हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये इंटरलिंक्ड पॉइंट्स है जो आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। और डोंट वरी, इन सब के आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस भी यही मिल रहे हैं, आंसर्स भी यही मिल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने रीजंस भी इसके डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंडीशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में बताना है। तो पहले तो थोड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लो। चलो तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले तो वही बता देते हैं। देखो मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास ये 3 सेक्टर तो थे, बट जो मेनली पॉपुलेशन हमारी थी वो किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यानी कि हमारी मतलब ऑलमोस्ट 85% जो पॉपुलेशन थी ना वो किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी। तो हम ये बोल सकते हैं दैट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस था।
एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा डोमिनेंट था, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्क फोर्स थी वो उस डेट में किस में ज़्यादा काम कर रही थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही थी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, यानी कि टर्शरी सेक्टर की, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो देखो टर्शरी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग नहीं थे लोग, कुछ लोग थे, बट उनका रेशियो क्या था, ऑलमोस्ट 15%, यानी कि 15% लोग ही सिर्फ टर्शरी सर्विस सेक्टर में काम करते थे, वरना मैक्सिमम लोग हमारे किस में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में। अब तुम लोग बोलेगे दीदी सेकेंडरी सेक्टर भी तो था, उसमें कोई काम नहीं करता था क्या? सेकेंडरी सेक्टर में भी काम करते थे, मतलब बेसिकली ना ये जो टर्शरी सेक्टर है ये इनका कंबाइन है 15%, ठीक है। दैट हमारी उस टाइम की पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन 85% किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में, और बाकी की जो 15% थी ना वो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी 15%, यानी कि प्रीडोमिनेंस किसका था, एग्रीकल्चर का था। तो पहला पॉइंट तो ये लिख देना। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो दूसरे पॉइंट में आपने लिखना है दैट रीजनल इनइक्वालिटीज़ भी बहुत थी, यानी कि ये जो 15% लोग भी थे ना, ये पूरी इंडिया में नहीं थे, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में थे, यानी कि बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे यानी कि जो आज का मुंबई है, मद्रास यानी कि तमिलनाडु, तो ये सारी जो जगहें थी, ये हमारा कोलकाता हो गया। तो बेसिकली ये जो 3 स्टेट्स थे ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ फिर भी थी कुछ हद तक, क्योंकि मोस्टली जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे ना वो यहीं से रन हो रहे थे, और बाकी पूरी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ उतनी हैवी लेवल पे तो थे ही नहीं, और जो बचे कुचे भी थे वो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे जो लास्ट में बच गए थे। तो मेनली हम बोल सकते हैं कि पहले तो डोमिनेंस किसका था, एग्रीकल्चरल सेक्टर का था। दूसरा, हमारी कंट्री में रीजनल इनइक्वालिटीज़ बहुत थी, यानी कि जो बचे हुए 15% लोग भी थे वो पूरी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूडेड नहीं थे, सिर्फ इन 3 जगहों से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होने वाले लोग थे, यानी कि मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रीजनल और ये सारे पॉइंट्स, और मैंने बार बार बोल रही हूँ मैं, कथाई मत बनाना, कहानी मत बनाना, बाकायदा बुलेट्स बना के पॉइंट्स में आपने आंसर लिखने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन आ जाता है हमारा अनबैलेंस्ड ग्रोथ। दैट हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थी। इसका आपका 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है। देखो हमारे यहाँ 3 सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट स्टिल इन 3 सेक्टर में से सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स किस सेक्टर में थी, हमारी एग्रीकल्चर में। इट मीन्स बाकी की जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर थी वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थी, बिकॉज उसमें कोई मतलब ज़्यादा मैक्सिमम लोग काम कर ही नहीं रहे थे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि जब किसी एक या फिर किसी 2 ही सेक्टर में लोग काम कर रहे हो और बाकी के जो बिल्कुल अनटच्ड हो या फिर उसमें जो वर्कर्स हो वो वर्क कम हो, इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए। सबसे पहले तो बता देना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे दैट हमारी जो ग्रोथ, पहले तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिखा देना हमारी कंट्री का, ठीक है, और बना के दिखाना पूरा चार्ट, सुंदर तरीके से आंसर लिख के आना है, ऐसे जल्दबाजी में आंसर फ्रेम नहीं करके आना है। तो सबसे पहले हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देन हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किस में थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में थे, और बाकी के जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर थे उसमें मैक्सिमम लोग वर्क नहीं कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, हमारा अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो गया। थर्ड हो गया हमारा प्रीडोमिनेंस था। किसका प्रीडोमिनेंस था, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये 3 हमारे पॉइंट्स बन गए। चौथे पॉइंट्स में आप क्या लिख सकते हो, चौथे पॉइंट में आप ये लिख सकते हो दैट बहुत रीजनल इनइक्वालिटीज़ थी। क्या था, रीजनल इनइक्वालिटीज़। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, रीजनल इनइक्वालिटीज़ लिख लो या फिर रीजनल इम्बैलेंस लिख लो, कुछ भी लिख लो, बात एक ही होती है। रीजनल इम्बैलेंस लिख लो दैट मैक्सिमम लोग जो इंडस्ट्रीज़ में काम भी कर रहे थे वो ओवरऑल इंडिया से नहीं थे, कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ से ही थे, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे दिया, तमिलनाडु, मुंबई, कोलकाता से लोग इंडस्ट्रीज़ में फिर भी काम कर रहे थे। बट बाकी जो हमारी स्टेट्स थी वो उस टाइम भी एग्रीकल्चर से ही अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही डिपेंड रहा करती थी। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया उस टाइम का। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो बिल्कुल उसका अपोजिट आ गया। चलो ये भी देख लेते हैं क्या है, सेकंड इधर ही बता देती हूँ मैं। व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या क्या वो मेजर्स हो सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस कर सके। देखो सबसे पहले तो आ गया हमारा एजुकेशन सिस्टम। जो जो हमने उसमें पॉइंट्स डाले थे ना, सब इसमें रिवर्स करके डालना है। बड़ा बहुत ईजी है ये। देखो
अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन रीज़न क्या है, दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उतना एडवांस नहीं हुआ है, दैट वो वोकेशनल स्टडीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आज भी वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा वर्क कर रहा है रेदर देन प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन गया, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम में हमें सुधार लाना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, अलग अलग वैरायटीज़ लानी चाहिए। सेकेंड हो गया, हमें वोकेशनल कोर्सेज को, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स को स्कूल्स में मतलब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर सकते हो, गलत कोई नहीं करेगा। और अगर सेपरेट भी करने हैं तो अलग अलग हेडिंग देना, पहले में डालना डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम या फिर वी हैव टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड हेडिंग में लिख सकते हो फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज़। इस टाइप से आपको सेपरेट पॉइंट्स बनाने हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, वोकेशनल स्टडीज़ पे जोर देना है। थर्ड हो गया, ये जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट को फैमिली प्रोग्राम्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी लेके आए। इंडिया को भी हम अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ फैमिली बेस्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फ्रेम करने की नीड है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये बन गया। चौथा, एग्रीकल्चरल फील्ड में हमें अब नई नई टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत है, हमारे फार्मर्स को बताने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, प्लस हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में भी एडवांसमेंट ला सके। देखो आज की डेट में जो बच्चा एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है वो पूरी पढ़ाई करके जनरली विदेशों में चला जाता है, यहाँ पे वो रहता भी नहीं है। बहुत कम बच्चे होंगे जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद यहाँ रहते हैं, क्योंकि यार यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद ना गवर्नमेंट ने जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा कर ही नहीं रखी है। मतलब आप मान लो ना दैट 100 में मतलब 1000 में से 5 बच्चे भी अगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 5 बच्चे भी इंडिया में नहीं रहते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। क्योंकि यार फॉरेन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, मोटा पैसा छापने वाला बिजनेस होता है। और हमारे यहाँ पैसा छोड़ो यार, जो नॉर्मल किसान होते हैं वो आत्महत्या जैसी इतना खतरनाक स्टेप उठा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखा, बिल्कुल रिवर्स कर दो उसका, जो उसके अनएम्प्लॉयमेंट के रूट कॉजेज थे उसी में सुधार लाके हम इसको, इन मेजर्स को अपना के अपने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए, चारों लिख के आ जाना। देन हमारा आ जाता है व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, यानी कि ये जो गरीबी दोबारा से पाकिस्तान में उभर रही है, इसके कॉजेज क्या है, इसके कारण क्या है। चलो जी ये भी जान लो। सबसे पहले तो आ गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, है ना। दैट पाकिस्तान बिल्कुल भी मतलब पॉलिटिकली वो स्टेबल नहीं है, इंस्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। देखो कभी कोई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कभी कोई बन जाता है ना। मतलब तख्ता पलट वाला सीन होता रहता है। इस वजह से उस वहाँ पे पॉवर्टी का जो इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा होता रहा है, यानी कि जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और दोबारा ऐसे हालात हो गए हैं। क्यों यार, देखो वहाँ पे कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसने कोई पॉलिसी लेके आया, प्रोग्राम लेके आया है, ठीक है। उसने बोला दैट हम लोग ना गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए ऐसी एक प्रोग्राम या पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें उनको फ्री राशन मिले। उसने ये अनाउंस कर दिया। अब उसको खुद को नहीं पता कल मैं कुर्सी पे रहूँगा या नहीं रहूँगा, है ना। आज उसने प्रोग्राम अनाउंस किया, कल को पता चला तख्ता पलट हो गया, नया पीएम आ गया। तो नया पीएम जो भी आया है वो पुराने पीएम के पॉलिसी या प्रोग्राम को क्यों रखने देगा, वो हटा देता है। क्योंकि सारी पावर किसके पास है, पाकिस्तान में सारी पावर किसके पास है, मिलिट्री के पास है। कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो मेन रीज़न तो यही है दैट वहाँ पे पॉलिटिकली बहुत इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है दैट यार पाकिस्तान ना फॉरेन लोन पे डिपेंडेंट है। मतलब वो ना जैसे ही मतलब एक तरीके से कर्जे वाली ज़िंदगी जी रहा है। मैं एक तो ना जब भी जनरली पॉवर्टी वाली बातें करते थे ना, मैं जब क्लासेस लेती थी तो बच्चे क्या करते थे, पॉवर्टी का नाम सुनते ही पाकिस्तान का नाम ले लिया। सो ये भी थोड़ा फनी हो जाता था यार, तुम लोग पॉवर्टी का नाम सुनते ही पाकिस्तान। अब है तो है, अब ऐसे मजाक थोड़ी बनाते हैं, गलत बात है। तो ये सीन चलते थे। तो हमारा पहला पॉइंट तो हो गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया दैट यार वो ना फॉरेन लोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि वो आज के टाइम पे भी अपनी इंडस्ट्रीज़ पर, अपने पीएसयू पे वर्क नहीं कर रहे हैं, उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। रेदर देन वो अपनी ही कंट्री को चलाने के लिए कॉन्टिन्यूसली लोन लेते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका फिस्कल डेफिसिट है ना वो बढ़ता जा रहा है। और अब आज की डेट में पाकिस्तान एक डेथ ट्रैप में फंस चुका है, यानी कि एक कर्ज जाल में फंस चुका है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट जान लो। थर्ड पॉइंट हो गया यार पाकिस्तान के पास जैसे ही पैसा आता है ना वो सारा पैसा वेपन्स में उड़ा देता है। क्योंकि वो बम बारूद पिस्टल वगैरह खरीदने के लिए निकल जाता है, बिना सोचे समझे कि क्यों ना हम इन पैसों को पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में लगाएं, अपनी इंडस्ट्रीज जो मरी हुई हैं उनको जगाने में लगा दें। तो इन सारी चीज़ों पे पाकिस्तान पैसा खर्च नहीं कर रहा है। वो कहाँ करता है, पैसा आया, लोन मांगा, बोरोइंग आई उसकी, और कहाँ लगा दिया, बम बारूद ये सब खरीदने पे लगा दिया,
वो यही कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉवर्टी है वो पाकिस्तान में दोबारा से इमर्ज होने लग गई है। ये तीनों पॉइंट्स लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, देखो जैसे आपने एक पॉइंट लिखा तो ये नहीं एक लाइन का पॉइंट बना दिया। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैं आपको दिखा देती हूँ आप ताकि और अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो जैसे मैंने बोला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये पहले पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना, फिर सेकंड पॉइंट पे आना कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो भी लिख सकते हो कि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनका गिर गया है, तभी तो उनको दूसरे देशों से लोन लेना पड़ रहा है ना, बोरोइंग्स करनी पड़ रही है, और उसका रीज़न क्या हो रहा है, उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो किसान ने खेती करी है ना, जो फार्मिंग करी है उसने, जो अपनी फील्ड्स पे जो भी उसने क्रॉप वगैरह उगाया है, उस उगाए हुए क्रॉप को वो मार्केट तक जब तक लेके नहीं जाता है तब तक के बीच के जितने प्रोसेस आते हैं ना, वो सारा हमारा किस में आता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। प्रोसेसिंग हो गया, मतलब हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब किसका पार्ट हो गया हमारा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही पार्ट हो गया। यानी कि जो किसान ने मतलब जो भी क्रॉप फसल वगैरह उगाई है, उसको उगाने के बाद जब तक वो मार्केट तक लेके नहीं जा रहा है ना, उसका जितना बीच का प्रोसेस है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यही सब है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट। चलो जी ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीटो प्रोटोकॉल। देखो कीटो प्रोटोकॉल बेसिकली 1997 में आया था, जापान में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, 1997 का एग्रीमेंट है। कीटो प्रोटोकॉल में बेसिकली बोला गया था दैट अब हमें किसी भी हाल में ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करना है। अब ग्रीन हाउस एमिशन में सबसे बड़ा रोल है 2 डेंजरस केमिकल का, उस केमिकल के बारे में भी जान लो। देखो आज वो जानते हैं। सबसे पहले कीटो प्रोटोकॉल लिख देती हूँ, पता तो चले किसके बारे में जान रहे हैं। देखो कीटो प्रोटोकॉल कहाँ पे साइन हुआ था, ये ट्रीटी जापान में। देख रहे हो 1 मार्कर क्वेश्चन भी साथ के साथ हो रहे हैं, ऐसे होती है पढ़ाई, है ना। जापान में कब हुई थी, 1997 में। अब ये था क्या, इसने बोला दैट हमें ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करना है, हमें फटाफट जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है ना, उन सबको फटाफट हमें रिड्यूस करना है। और सबसे हार्मफुल 2 केमिकल्स थे। सबसे पहले तो हमारा आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है कूलिंग इफेक्ट के लिए, सिर्फ रेफ्रिजरेटर में नहीं, एयर कंडीशनर्स में भी यूज़ होता है कूलिंग इफेक्ट के लिए। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कूलिंग इफेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। आजकल तो इसका बहुत कम यूज़ होने लग गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा हेलोन्स। देखो हेलोन्स भी एक केमिकल है, बेसिकली ये फायर एक्सटिंक्शंस में यूज़ होता है, आग को बुझाने के लिए। तो ये भी एक बहुत डेंजरस केमिकल है। तो कीटो प्रोटोकॉल में यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था दैट हमें किसी भी हाल में ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये हमारी ओजोन लेयर पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पर आ रही है, और अर्थ पर आने की वजह से स्किन कैंसर और अलग अलग जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। तो कीटो प्रोटोकॉल में बेसिकली एनवायरनमेंट रिलेटेड डिसीजंस लिए गए थे, और ग्रीन हाउस एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अपनाया जाए, इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे फोकस किया गया था। और ये कब हुआ था, 1997 में जापान में साइन हुआ था। चलो ये भी टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट स्ट्रेटेजीज कैन बी अडॉप्टेड टू एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। बहुत ईजी है ना। चलो इसमें बोल रखा है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आ गया दैट हमें क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए, क्लीनर फ्यूल्स का, जैसे कि CNG हो गया, इन सब का यूज़ हमें बढ़ाना चाहिए रेदर देन पेट्रोल एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम हो गया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, रेन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इन सब का यूज़ करना चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि यार इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में करेंगे, तो यार ये सब ख़त्म हो जाएगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा। सो रेदर देन यूजिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल मेथड्स को अपनाना चाहिए। देन हमें सस्टेनेबल
सस्टेनेबल फार्मिंग करनी चाहिए, है ना। सस्टेनेबल फार्मिंग में कौन सी फार्मिंग आ गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। देखो थर्ड पॉइंट भी हमारा इसी में से निकल गया, दैट हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। सो ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, दैट हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अपना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम लोग वो सारा वेस्ट रिसाइकल कर। सो अब हम बात करेंगे हमारे 21 क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। देखो वैसे तो नाबार्ड को बोला जाता है एपेक्स बैंक ऑफ रूरल क्रेडिट, बट इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की बात हो रही है ना तो हमेशा आरबीआई पे टिक लगा के आना है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द एपेक्स बैंक ऑफ रूरल क्रेडिट, तो हमेशा नाबार्ड पर टिक लगा के आना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर लगते हैं, गलती होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया है। देखो अब नाबार्ड का मेन फंक्शन तो ये होता है दैट नाबार्ड रूरल एरियाज़ में फार्मर और छोटे मोटे जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट नाबार्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट। कैसे, रूरल एरियाज़ में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उनकी फंडिंग नाबार्ड करता है। नाबार्ड का मेन फंक्शन सिर्फ यही नहीं है दैट वो क्रेडिट प्रोवाइड करता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बट एज वेल एज वो एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गांव का जो पिछड़ापन है, जो बैकवर्डनेस है, उसको वो सोशल प्रोग्राम्स और अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू लिंक करता है ताकि लोग अवेयर हो सके और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को जान सके। तो नाबार्ड सिर्फ क्रेडिट के लिए ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बल्कि आप जान सकते हो दैट रूरल एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फंड नाबार्ड ही प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स भी नाबार्ड चालू करता है ताकि लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हॉर्टिकल्चर जान लो सबसे पहले क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एज वेल एज हनी इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ये हमारा हॉर्टिकल्चर होता है। अब इससे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन भी देख लो। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद बताना है गोल्डन रेवोल्यूशन कब हुआ था। अब गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था? गोल्डन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें फ्रूट्स, प्लांट्स एंड हनी की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, तो उसमें आपको लिख के आना है दैट 1991 से लेकर 2003 का जो पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। देन आपका इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है दैट बताओ गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो उसमें आपको लिख के आना है निरपख तुतेज। आई नो थोड़ा नाम अजीब है बट नाम यही है गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर का, ठीक है, निरपख तितुज। ये नाम आपको MCQ में मिलेगा, उस पर टिक करके आना। तो हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में भी जान लिया कि जो प्रोडक्शन होती है फ्रूट्स, प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड जो ये परफ्यूम्स वगैरह में जो अलग अलग फ्लोरल फ्रेगनेंस आप सुनते हो, मतलब मिलती है हमें फ्लावर्स की, वो सारा हॉर्टिकल्चर से ही आता है, ठीक है। ये एक अलग वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर होती है बेसिकली। तो इसमें गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में बताना अच्छी तरीके से, उसके फादर कौन थे, उसका टाइम स्लॉट क्या है, वो सारा करके शॉर्ट नोट बनाना। देखो शॉर्ट नोट में बच्चे जल्दी जल्दी क्या अक्सर गलतियाँ करते हैं, शॉर्ट नोट बोला है यानी कि 4-5 लाइन में लिख दिया, हो गया ख़त्म। 4-5 लाइन में पहले बात तो पैराग्राफ नहीं बनाना, बट स्टिल आप चाहते हो मेरा आंसर थोड़ा बड़ा दिखे, अच्छा दिखे, तो कोशिश करो दैट आप 3 से 4 मतलब 3 से 4 भी, हाँ एटलीस्ट एक पॉइंट 3 से 4 लाइन का बनाओ, देन सेकेंड टॉपिक पे आओ। क्योंकि यार पैराग्राफ बहुत बोरिंग लगता है देखने में, एज वेल एज टीचर्स ना नंबर कट कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 4 मार्कर क्वेश्चन आया है, आपने सोचा दैट यार 8 नंबर का लाइन लिख देता हूँ, क्वेश्चन तो मेरा पूरा है ना, बट टीचर 4 नंबर नहीं देंगी। पैराग्राफ देखते ही आपका 1 नंबर वैसे ही डिडक्ट हो जाता है, तो रिस्क क्यों लेना? 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन। देखो आज ओजोन डिप्लीशन के बारे में जानते हैं। देखो बेसिकली ना ओजोन जो है एक लेयर होती है जो हमारी अर्थ के ऊपर होती है। जैसे ये हमारी अर्थ है,
इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। बेसिकली ये जो लेयर है ना, इसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ये डिप्लीट हो रही है, यानी कि कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती है। जैसे कि हमें पता है दैट आज के टाइम में स्किन कैंसर और बहुत अलग अलग स्किन रिलेटेड डिसीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। वो क्यों स्प्रेड हो गई है? बिकॉज जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें देखो, इसके डिप्लीट होने का मेजर रीज़न ये है दैट आज के टाइम में जो हम इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो ये पॉल्यूशन है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के लिए मेनली 2 टाइप के केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके बारे में मैंने कीटो प्रोटोकॉल में भी बताया अभी। पहले तो आ जाता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। देन हमारे हेलोन्स वगैरह आ जाते हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा पहले तो हमने जान लिया कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। दैट ओजोन डिप्लीट होता है, अगर ओजोन घट गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ना है? सबसे पहले तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पर पड़ेंगी, इससे स्किन रिलेटेड डिसीजेस बढ़ सकती हैं। दूसरा, ओजोन डिप्लीशन की वजह से बेसिकली स्किन रिलेटेड डिसीजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, एज वेल एज अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यार डायरेक्टली जो सन रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पड़ेंगी, तो ये सारे इम्पैक्ट होती हैं। इसको अच्छे से लिख के आना। अच्छा, अब ओजोन लेयर को ना एग्जाम में काफ़ी बार ओजोन ना देके एक दूसरा वर्ड से आपको बोलेंगे O3, तो कंफ्यूज मत हो जाना। O3 ओजोन को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये किस लेयर में आता है ये भी बता देना, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है ये, ठीक है। तो अच्छे से सारे आंसर्स एकदम बढ़िया तरीके से लिख के आने आपको, ठीक है। कहीं भी एक भी नंबर नहीं गंवाना चाहिए। देख रहे हो, मतलब 4 मार्कर क्वेश्चन में भी ना हमने 1 मार्कर क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया है। ये वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से देख के जाना, फुल नंबर आएंगे, नो टेंशन। अब 24th क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस फॉर आर एनवायरमेंट। देखो, सबसे पहले तो जान लो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ये हो रहा है दैट जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं। अब देखो, जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे वैसे वैसे जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और अगर सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो सी के पास जो कंट्री है या फिर जो स्टेट है उनको सबसे बड़ा खतरा होगा फ्लड का। अब देखो, सबसे पहले इसका हमने क्या पढ़ा दैट ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, 1 पॉइंट। देन ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि इससे मेल्टिंग ऑफ आइस होती है ना यार, बड़ी बड़ी जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारी मेल्ट हो जाएंगी। दूसरा, इससे फ्लड का रिस्क जो है हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बहुत नुकसानदायक होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा कर रखना है। इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब ग्लोबल वार्मिंग को हम रिड्यूस कैसे करें? उसके लिए ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना पड़ेगा। ये जो हम रास्ते पे इतनी सारी गाड़ियाँ चलाते हैं इनके नंबर्स को रिड्यूस करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ को बढ़ावा देना होगा। तो इन सारी चीज़ों से हम ग्रीन हाउस गैस के इमिशन जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। चलो जी, अब आ गया हमारा 25th क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। चलो जी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है वो ये दैट फार्मर्स को मैन्यूपुलेट करते थे जो ट्रेडर्स या फिर जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे, वो जो फार्मर्स को मैन्यूपुलेट करते थे, उनकी मैन्यूपुलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एज वेल एज उनको फेयर प्राइस देने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट शुरू करी। क्या शुरू करी? रेगुलेटेड मार्केट। अब बेसिकली रेगुलेटेड मार्केट में ना फार्मर्स डायरेक्टली जाकर अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेयर प्राइसेस होते हैं एज वेल एज ये अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो यहाँ पे चीटिंग के चांसेस नहीं होते हैं और ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हमारा आ गया रेगुलेटेड मार्केट, देन आ गया हमारा कोऑपरेटिव मार्केट। देखो, कोऑपरेटिव मार्केट एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती है दैट आप सिंगल अपने प्रोडक्शन को सेल करने हमारे पास मत आओ, आप ग्रुप बनाओ, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, देन अपने प्रोडक्शन को हमारे पास लेकर आओ, हम उसको लेंगे। अब कॉर्पोरेट मार्केट में ये लोग प्रोडक्शन तो सेल करेंगे बट इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एज वेल एज जब आप बल्क में किसी प्रोडक्ट को मार्केट में देते हो ना तो आपको प्राइजेस भी अच्छे मिल जाते हैं। तो कोऑपरेटिव मार्केट के बारे में भी जान लिया। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि MSP के बारे में भी जान लो। देखो, बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट तय करती है कि एटलीस्ट इस प्राइस पर तो जो इतना भी फार्मर का प्रोडक्शन है वो कौन खरीद रहा है? गवर्नमेंट खरीद रहा है, ताकि उसको नुकसान ना हो। तो इस टाइप के टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं गवर्नमेंट, ताकि
बेसिकली फार्मर्स को ठगा ना जाए, उनका जो एक्चुअल में जो उनका मुनाफा है उन तक पहुँचे, मिडल मैन के रोल को रिड्यूस किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, हमारे स्टेप्स होती है जो गवर्नमेंट लेती हैं ताकि फार्मर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। चलो, तो ये हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस सेशन में, जो कि रिलेटेड थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी। तब तक के लिए बाय।